हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। आप सभी बच्चों का पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे स्वागत किया जाता है। तो भाई जल्दी से एक बार इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो जल्दी से आप एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो भाई ये हमारी क्लास है, स्पेशली फिजिकल का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो फिजिकल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड सबसे पहले आप सभी को एक बार गुड आफ्टरनून और कर लेते हैं भाई, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए भाई, अगर हम बात करें जितना भी आपके एमएससी एंट्रेंस है, आईआईटी जैम है, गेट है ना, तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका जो है इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, है ना। जैसे अभी हाल में ही गेट का पेपर देखा भाई मैंने, अभी हाल में ही आपका गेट का पेपर हुआ, गेट 2021 का पेपर हुआ। एंड नेट का भी पेपर हुआ था, है ना, नेट 2020 का पेपर हुआ। तो इन दोनों ही पेपर में मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन मिला। ठीक है, मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन मिला यहाँ पे। उसके बाद आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। आईआईटी जैम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड आपका जितने भी एमएससी एंट्रेंस हैं, जितने भी एमएससी एंट्रेंस, डीयू, बीएचयू, सीयूसीएट, इनमें यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस, ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस। इसके बाद जो भी आपके भाई आईआईटी जेई और नीट होते हैं, ठीक है, जेई एंड नीट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल अगर आप 11th क्लास में हैं और अगर आप एमएससी कर चुके हैं तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अभी गेट 2021 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया, नेट के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 में। ठीक है, आईआईटी जैम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, और जितने एमएससी एंट्रेंस जहां पे केमिस्ट्री पूछी जाती है वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं, और नीट और जेई में तो ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये एक बार मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है। जो भी बच्चे इन क्लास में पढ़ रहे हैं बिल्कुल इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें हम यहाँ पे, आज हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। क्या होगा बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। तो देखिए भाई, इक्विलिब्रियम को हम 3 पार्ट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के। ठीक है, सबसे पहला जो होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है भाई, सबसे पहला जो होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। सेकंड जो पढ़ेंगे हम वो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है भाई, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है। एंड तीसरा जो आपका होता है वो आपका फेज इक्विलिब्रियम होता है, वो आपका फेज इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आपका फेज इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में 3, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एंड फेज इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। अब कहोगे इंपॉर्टेंस बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा इस टॉपिक के लिए भाई। अगर आप आईआईटी जैम के एस्पायरेंट हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा भाई। सेकंड आपका रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंस में दूंगा आपका फेज इक्विलिब्रियम की। तो इस बार अगर आप बात करें भाई, जो लास्ट अभी पेपर हुआ जैम 2021 का, तो जैम 2021 का जो क्वेश्चन हुआ है वहां पे तीनों इक्विलिब्रियम से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, एंड वो भी आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम से ही था, वो भी आयोनिक इक्विलिब्रियम से था। ठीक है, तो पढ़ेंगे तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट कोर्स है, डिटेल कोर्स है, पूरा टाइम लगा के अच्छे से हम सारे कंसेप्ट जानेंगे। और अगर ये इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं तो फिर आपके जो है नेट गेट तक के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिएगा मैं प्रीवियस ईयर जब करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, सबसे पहले हम 5-6 क्लासेस केमिकल इक्विलिब्रियम की पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की ही पढ़ेंगे, क्योंकि आयोनिक भी जो है वो इससे काफी प्रभावित रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें जो मेजरली सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो भाई देखो, सबसे पहले बड़ा बेसिक से शुरुआत की जाएगी, यहाँ पे बड़ा बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए भाई, आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर
वैसे तो रिएक्शन काफी टाइप की हो सकती हैं, एक्सोथर्मिक भी होती हैं, एंडोथर्मिक भी होती हैं, है ना, रिवर्सिबल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। तो देखिए जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम यही मेजरली डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम किसके लिए डिफाइन है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो वही जानेंगे, उसके बाद यहाँ पे इक्विलिब्रिया स्टेट, है ना, इक्विलिब्रिया स्टेट जानेंगे भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है ऐसा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे भाई यहाँ पे, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, ठीक है, यानी कि भाई किससे अफेक्ट हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें। उसके बाद जानेंगे भाई लॉज ऑफ मास एक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉज ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे भाई, ये एक आपका ये भी आपका भाई डिफाइन करेंगे, इसको काफी अच्छे से देखेंगे। एंड देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पे मेजरली भाई हम क्या कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? देखो भाई, एक आपने नाम सुना होगा केसी, एक आपने नाम सुना होगा केसी, एक आपने नाम सुना होगा केपी, एंड एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे के एक्स। तो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बीच का रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई, इनके बीच का रिलेशन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, ठीक है। ओवरव्यू दे रहा हूं भाई ये जस्ट चैप्टर का कि क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी डिस्कस्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी के न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ठीक है, गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड था, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अच्छे जो क्वेश्चन आएंगे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले कंसेप्ट से आते हैं, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो भाई उसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसको हम रिमूव कैसे करें। जो इक्विलिब्रिया हो गया वहां पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, 100% इल्ड मिलेगी नहीं, तो हमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो हमें ली चैटलियर साहब ने बताए थे कि ये काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया आपको कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, स्पेशली लास्ट वाले जो ये देखो ये वाले पार्ट जो है आपका, ये वाला टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे पास बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन है भाई जो हमारे इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आती हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है भाई वो इररिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है भाई। आप सभी को पता होगा कि इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन भाई जहां पे अगर आपका प्रोडक्ट जो वन साइडेड होती है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में वो काम करेंगे भाई, एक ही डायरेक्शन की तरफ वो रहेंगी, अ रिएक्शन विच कांट बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हो, अ रिएक्शन विच कांट बी प्रोसीड रिवर्सिबल डायरेक्शन, विच कांट बी प्रोसीड इन रिवर्सिबल डायरेक्शन। देखना भाई, समझना, मैं समझाता हूं आपको आराम से। अब जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक कागज आपने लिया, फॉर एग्जांपल एक कागज आपने लिया और उसको आपने जला दिया, तो क्या जो राख बनेगी, जो एश बनेगी, क्या उससे आप दोबारा कागज बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसीलिए भाई ऐसी रिएक्शन जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप रिवर्स नहीं करते, ऐसे रिएक्शन को इररिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। जो रिवर्स उनका पॉसिबल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है भाई, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A to B,
है ना, यानी कि ए से आपका बी प्रोडक्ट बन चुका है, ए के डायरेक्शन में इसको दिखाया जाता है, ये कभी भी देखिए। एंड सेकंड, पहला पॉइंट तो इसका हम नहीं है पढ़ा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट ये होता है कि ये हमेशा 100% कंप्लीट होती है, ठीक है, गोज फॉर कंप्लीशन। ये बात ध्यान में रखिएगा कि गोज फॉर कंप्लीशन, कि ये जो रिएक्शन होती है ना, इररिवर्सिबल रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, यानी कि लगभग आपका ये 100% ये रिएक्शन आपका प्रोसीड हो जाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनना वो 100% बन जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट होता है भाई यहाँ पे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इन रिएक्शन में, इररिवर्सिबल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है एलआर, है ना, इन्वॉल्व होता है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है एलआर। भाई देखिए, आपने मान लो कि दो रिएक्टेंट लिए हैं, है ना, आपने A+B लिया है, तो जो पहले कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जो कंज्यूम हो जाएगा, है ना, ए और बी, मान लो आपने एक 5 ग्राम लिया, है ना, या एक के 5 मोल लिए, दूसरे के भी 10 मोल लिए, तो 5 मोल वाला क्या रहेगा, बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो रिएक्शन में पहले जो है कंज्यूम हो चुका होगा, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है लिमिटिंग रिएजेंट का भी। एंड उसके बाद ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन होती है जनरली वो ओपन कंटेनर में होती है भाई, ठीक है, जनरली वो ओपन कंटेनर में होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर बात करें जी कोई एग्जांपल हो तो बताएं इररिवर्सिबल रिएक्शन के। यस भाई, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन के, जितनी भी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जितनी भी कंबसन रिएक्शन होती हैं, ऑल कंबसन रिएक्शन आर इररिवर्सिबल इन नेचर। ऑल कंबसन रिएक्शन आर, यहाँ पे देखो आई आर लिख रहा हूं भाई, इसका मतलब समझ जाना कि इररिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। कंबसन का मतलब क्या होता है भाई आपका, कंबशन का मतलब कि कोई भी आपने मान लीजिए भाई ये मीथेन लिया, इसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको आपने जलाया, है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपको क्या मिलता है, वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है ये इररिवर्सिबल होती है, ठीक है। अगर एक बार आपने भाई, या और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अगर एक बार आपने पेट्रोल का यूज कर लिया आपकी गाड़ी में, तो ऐसा नहीं होगा कि जो वेस्टेज उससे निकल रहा है उससे आप दोबारा से कन्वर्ट कर ले पेट्रोल को, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यह इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है भाई। उसके बाद जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है भाई, ठीक है, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, जितनी भी पीपीटी रिएक्शन होती है जहां पे पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। कोई एग्जांपल, यस बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए भाई अगर आपने NaCl की रिएक्शन करवा दी है AgNO3 के साथ, अगर आपने NaCl की रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी मिलते हैं, AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी मिलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पीपीटी से दोबारा ये चीजें बना ले, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं वो भी आपका कैसी होती हैं भाई, इररिवर्सिबल नेचर की होती हैं। रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे हम SA बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड SA बोलेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग बेस जिसे हम SB बोलेंगे, वो भी आपका इररिवर्सिबल होती है। ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं भाई, बस बेसिक क्लियर हो जाए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कर्डी व्हाइट पीपीटी, यस सूर्या वेरी गुड, बिल्कुल राइट आप कह रहे हैं ये बात। तो देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई एग्जांपल HCl ले लो भाई, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH ले लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका नमक बनेगा, NaCl बनेगा, और साथ में यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। दिस इज ऑल्सो इररिवर्सिबल रिएक्शन, एक और लास्ट केस देख लेते हैं भाई, उसके बाद बस हमारा ये जो है इररिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद तो नेक्स्ट इज अवर डीकंपोजिशन। नेक्स्ट कौन सी होती है भाई, हमारी जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है दीज आर ऑल्सो इररिवर्सिबल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, डीकंपोज करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 में डीकंपोज हो जाता है, तो ये भी आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये भी आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है शायद आपको समझ में आ गए होंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकती है। तो हमारी जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है जो कि इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, वो आपका है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, है ना, दोज रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको आप इसके डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं विच कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, forward as well as backward direction। इसका क्या मतलब होता है भाई, तो देखो ये क्या होगा भाई, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ए हो गया, ए से आपका बी भी बन सकता है एंड बी से आपका ए भी बन सकता है। तो ये जो डबल एरो का आपको साइन दिखाई देता है, दिस इज, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसा होता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट इसमें अगर लिखना चाहो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है भाई, ए से बी भी मिल सकता है, बी से ए भी मिल सकता है। ये अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, उसी को देखेंगे कि वो क्या होता है। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती भाई। ठीक है, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। देखिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होती, 100% वो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका, वो हमेशा लेस देन 100% रहेगा। कभी भी आपको 100% प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन ये होता, अगर ए बी में कन्वर्ट होने लग गया तो कुछ समय बाद बी भी ए में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो आपको बी 100% मिल ही नहीं पाता। हाँ, हम क्या चाहते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो फिर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं, जो इन्होंने काफी अच्छे कंसेप्ट दिए थे हमें समझाने के लिए कि अगर हम इन कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो हम आराम से हमारे जो है मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, बट 100% कभी भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ LR। ठीक है, नो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो रोल ऑफ LR, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं रहता। तीसरा जो आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं, जनरली टेक प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, तो यह आपका कहां पे होती है भाई, ये ज्यादातर आपका क्लोज्ड कंटेनर में आपको देखने को मिलेगी। बंद डब्बे में ये रिएक्शंस ज्यादा देखने को मिलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं। ठीक है भाई, इसके एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है भाई हैबर प्रोसेस। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है भाई, हैबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, N2 गैस लेते हैं, प्लस में हम 3H2 गैस लेते हैं, एंड इसकी रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगी, एंड यहां से हमें 2NH3 गैस मिलता है, 2 अमोनिया गैस मिलता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है भाई। ये हमारी कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे हमने जान लिया है कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है भाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, तो विद द हेल्प ऑफ हम ग्राफ समझेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हम ग्राफ समझेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो किसके किसके बीच का, यहाँ पे हम रेट वर्सेस टाइम के बीच का। ठीक है, सबसे पहला जो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो रेट वर्सेस टाइम का करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, स्टार्टिंग में मान लो आपने कोई ए लिया है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ए लिया है तो क्या होगा, उसका जो है रेट स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा। यहाँ पे भाई देखो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं रहा, यहाँ पे कुछ न कुछ उसका रेट रहा होगा, और जैसे जैसे आपका टाइम, यहाँ पे टाइम 0 है, अब जैसे जैसे आपका यहाँ पे टाइम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका रेट क्या होता जाएगा भाई, यहाँ पे रेट आपका क्या होता जाएगा, कम। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना, वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड कह रहा हूं मैं इसको, क्या कह रहा हूं, जब रेट था भाई कुछ न कुछ तो थे, इनिशियल रेट था, जैसे जैसे टाइम होता जा रहा वैसे वैसे आपका रेट 0 हो गया। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इरिवर्सिबल के लिए भाई ऐसा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन पे एक ऐसा टाइम आ जाता है जब उसका रेट 0 हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो ये रेट वर्सेस, सबसे पहला रेट वर्सेस टाइम, तो ये इरिवर्सिबल के लिए था। रिवर्सिबल के लिए अगर बनाए तो देखिएगा, उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। रिवर्सिबल के लिए तो यहां पे मैंने लिखा रेट एंड यहां पे मैंने लिखा टाइम। अब क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे रेट क्या होगा, स्टार्टिंग में मान लीजिए यहाँ पे कुछ था भाई इसका इनिशियल रेट, तो स्टार्टिंग में उसका रेट क्या, टाइम के साथ डिक्रीज करना, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज किया। अब यहाँ पे भाई ये देखिए 2 रेट डिफाइन करेंगे इसके लिए, एंड दूसरा जो हो जाएगा वो यहाँ से इंक्रीज करेगा एक ये। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा, देखना भाई इसको मैं लिखता हूँ RF,
इसको मैं लिखता हूं आर एफ एंड इसको मैं लिखता हूं आर बी। यहाँ पे आर एफ और आर बी का मतलब क्या है उसको आप बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आर एफ का मतलब होता है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। एंड रेट ऑफ, इसका मतलब होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना। तो देखिए जब हमारा स्टार्टिंग थी, बिल्कुल जब हमारा कोई ए था, रिएक्टेंट था, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। इनिशियली इसका रेट क्या करेगा भाई, इंक्रीज, सॉरी इसका इनिशियली कोई रेट रहेगा तो वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी एंड चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो हमारा रेट होता है। तो टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट है यानी कि जो फॉरवर्ड वाली रेट है वो डिक्रीज करेगी। तो देखो यहां से डिक्रीज कर रही है। एंड अब देखो जब वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, मान लो ए से कुछ बी, ए से कुछ पी बना होगा, अब वो पी वापस से कन्वर्ट होना स्टार्ट, यानी कि उसका रेट तो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पी बनेगा वैसे वैसे वो ए में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि इसका रेट इंक्रीज करेगा। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसके बाद आप देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका देखिए जितना ए, मान लीजिए ए के अगर 5 मोल पी में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, ए के 5 मोल अगर पी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो पी के भी 5 मोल ही ए में कन्वर्ट हो रहे होंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये 5 पी बना रहा है, ये 5 ए बना रहा है, ये ए 5 मतलब ए 5 मोल पी के बना रहा है, पी ए के बना रहा है। दिस इज कॉल्ड, ये जो स्टेट आती है इसको बोला जाता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो होता है भाई वो डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक इन नेचर का मतलब ऐसा होता है भाई, देखो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं बार बार बच्चों को समझाता ही हूं कि यहाँ पे आपने एक कंटेनर लिया, इसमें आपने भाई इतना सा होल कर लिया, जितना होल मान लो इसको यहां तक आपने इसका पानी का भरा हुआ ये कंटेनर, ठीक है, पानी का कंटेनर भरा हुआ और यहाँ पे आपने होल कर लिया, अभी इसको आपने क्लोज कर रखा है। अब सेम इतना ही होल, जितना नीचे सेम उतना ही आपने ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, तो जितना नीचे से निकल रहा है उतना ही आप ऊपर से पानी डाल रहे हो। क्या ये लेवल चेंज होगा क्या? तो लेवल चेंज होने वाला नहीं है। देखो पानी आ रहा है जा रहा है, पानी आ रहा है जा रहा है, लेकिन लेवल चेंज नहीं हो रहा। ये जो प्रॉपर्टी, ये जो आपको दिख रहा है, यही होता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा एग्जांपल। समझ में आया? यहां से मान लो 5 ड्रॉप्स गिरी, यहां से 5 ड्रॉप्स निकल गई, 10 ड्रॉप्स गिरी तो 10 की 10 निकल गई, सेम साइज की हमने रखी है। तो यहां पे देखो पानी का आदान प्रदान हो रहा है, पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन लेवल चेंज नहीं हो रहा। यही हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये जो टाइम होता है भाई, ये वाला जो टाइम होता है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। क्या बोलते हैं भाई? टी इक्विलिब्रियम। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी इक्विलिब्रियम से। तो सबसे पहले जो मैंने 2 ग्राफ्स आपको ग्राफ से आइडिया दिया है कि रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। तो भाई देखिए जो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो पॉसिबल होता है ये होता है रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए पॉसिबल है? ये वाला आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेकंड, ये तो हमारे फर्स्ट टाइप के ग्राफ थे भाई, ये हमारे फर्स्ट टाइप के ग्राफ थे। अब हम सेकंड टाइम के ग्राफ, सेकंड जो है टाइप, वो भी ग्राफ बनाएंगे। तो वो कौन से होते हैं भाई? आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसके भी ग्राफ हम देखेंगे और इसके भी काफी अच्छे ग्राफ निकल के आते हैं भाई। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? कमेंट करके बता देना स्टूडेंट्स कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आएगा तो उसको अच्छे से समझाएंगे, फिर आपको कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ टॉपिक, तो आपका काफी हद तक ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ली कंसंट्रेशन भाई, एंड यहाँ पे आपने लिया टाइम। अब देखिए भाई, जब आपने कोई इनिशियली रिएक्टेंट लिया होगा उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपका टाइम होगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज करती जाएगी, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज करती जाएगी। ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा वो नियर अबाउट 0 के आसपास हो जाएगी। दूसरा क्या होगा भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट, इनिशियली प्रोडक्ट तो है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम होगा, टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट बनना। तो ये जो रेड से आपको नजर आ रही है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो कि टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। एंड ये जो आपको नजर आ रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जो टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो इंक्रीज करेगी। तो फिर इक्विलिब्रियम थोड़ा इजी लग रहा है एक्चुअली ग्राफ्स फिनोमेना।
सब इजी लगेगा, टेंशन मत लो, सब इजी लगेगा एंड बड़ा जबरदस्त हो जाएगा सब, ठीक है। मेहनत करो, जो बता रहा हूँ वो करते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक टाइम आ जाएगा भाई, ये जो वो टाइम है, ये टाइम है जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये आपका टी कंप्लीट, यहाँ पे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। ये किसके लिए होता है? जब रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जब रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इररिवर्सिबल। ये किसके लिए? इररिवर्सिबल के लिए ऐसा होता है, इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसा होता है। अब रिवर्सिबल की बात देखना भाई, और उसके ग्राफ देखना, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी एग्जाम में अगर एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई, ये बात ध्यान में रखना। और एक बात और ध्यान में रखना, चलिए अभी डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हम यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ भाई मैं आपके लिए कुछ, तो ये हमारा मान लो कि फर्स्ट ग्राफ था, अब हम यहाँ पे कुछ सेकंड टाइप के ग्राफ बना रहे हैं भाई। तो देखिएगा, अब यहाँ पे फिर से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ से हम फिर से क्या, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बना रहे हैं। तो इनिशियली देखिए भाई, यहाँ पे कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी, वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगी भाई, कोई ना कोई कंसंट्रेशन टाइम के साथ, ठीक है। एंड यहां से भी आपका कोई ना कोई कंसंट्रेशन आएगी भाई, जो आपका इंक्रीज करेगी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। क्या है ये? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो थोड़ा सा डिक्रीज करना स्टार्ट हुई, उसके बाद वो सेम होगी। देखो ये ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि वो पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना स्टार्ट की एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना स्टार्ट की, और थोड़े से टाइम के बाद आप देख रहे हो कि दोनों की कंसंट्रेशन जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से आ गई है, ठीक है। यानी कि यहां पे मैं यही कहूंगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से अभी, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? प्रोडक्ट से ज्यादा। देखो रिएक्टेंट की भी कम हुई, प्रोडक्ट की भी कुछ बड़ी, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर लाई कर रही है, देखो यहाँ पे। और ये जो टाइम आया है, ये एक टाइम है जहां पे इन दोनों की सेम हो गई है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो सकती है भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो सकती है। अभी मैं समझाऊंगा, इसको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर नेक्स्ट ग्राफ देखा जाए यहाँ पे भाई, तीसरा जो ग्राफ देखा जाए वो कैसा हो सकता है? दिस इज, ये किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें आप इसको चाहे यहाँ पे ना, इसको आप खुद 1 मान लो, क्योंकि हम रिवर्सिबल के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये 1 हो गई एंड ये आपका सेकंड हो जाती है, यहाँ से ये आपका सेकंड वाली हो जाएगी। अब इसको कैसे देखेंगे भाई यहाँ से? तो इसको भी देखिएगा, दूसरे टाइप की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे आपका टाइम आ गया एंड यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन आ गई। अब आप दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, कि यहाँ पे इनिशियली कुछ था, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज की, बट बिल्कुल जीरो नहीं हुई। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई भाई, ये भी आपका क्या हुई कि बिल्कुल जीरो नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं हुई। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये आपकी रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट की है एंड ये आपके प्रोडक्ट की है। अब अगर आप देखेंगे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में देखना, यहाँ पे भी इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो चुकी है इस टाइम पे, यानी कि अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, ठीक है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से इस पर्टिकुलर केस में। और तीसरा देखिएगा भाई, जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी वो तीसरी है, तीसरे वाली। ये दोनों इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे भाई, ये जो ऊपर वाले जो ग्राफ है ना, ये इक्विलिब्रियम के ग्राफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होती है कि दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है ऐसा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इस थर्ड वाले केस में, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बोल सकते हैं भाई इसको भी, ये भी इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से, देखिए एक ये होगा, अब मान लो धीरे धीरे आपका इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुई एंड यहाँ से प्रोडक्ट की इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, और एक टाइम ऐसा आ गया, देखो भाई ये आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो ये भी डिक्रीज करी, ये इंक्रीज करी। एक ऐसा टाइम आया जब ये दोनों, एक ऐसा टाइम आया भाई, ये भी इक्विलिब्रियम की, ये अब ऐसा टाइम आ गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम हो गई एंड ये जो टाइम है ये आपका इक्विलिब्रियम टाइम आ गया। तो ये तीनों ही ग्राफ है जो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइन हो रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाती है। देखो तो तीनों ही बता रहे हैं हमें इक्विलिब्रियम के बारे में, ये तीनों इक्विलिब्रियम को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया। नेक्स्ट
की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफ ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो आता है करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं भाई जो हमें याद रखने हैं, जो समझ में आने चाहिए हमें। तो सबसे पहली बात तो जो ये है कि भाई जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है, वो नेचर में डायनामिक होता है भाई, स्टेशनरी नहीं होता। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया था ये। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बड़ा काम आता है। ये वाला जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। एट इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज वो जीरो के इक्वल हो जाती है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो नर्स्ट इक्वेशन में जब वहां पे कंडीशन बनती है जहां पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो वहां पे रिलेशन आती है किस किस की, ई नोट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये बात याद रखिएगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम वो जीरो होता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं भाई, कुछ करैक्टरिस्टिक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक। एट इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो चेंज इन एनी ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देखिए लिखिए एट इक्विलिब्रियम, इसको भी लिखिए एट इक्विलिब्रियम देयर इज, एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन, है ना, देयर इज नो चेंज in any of the measurable property, any of the measurable property। यहाँ पे जो भी आपकी measurable properties होती हैं, कौन कौन सी है भाई मेजरेबल प्रॉपर्टी, जैसे वॉल्यूम हो गया भाई, है ना, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे आपका मास हो गया, जैसे आपका प्रेशर हो गया, है ना, जैसे आपके मोल हो गए, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती है। एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन द मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक दिस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो मेजरेबल, जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, जिन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो चेंज यहाँ पे नहीं होती, मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक दिस। एंड फोर्थ पॉइंट इस, देखिएगा भाई फोर्थ पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, ठीक है, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, फॉरवर्ड एफडी फॉरवर्ड एंड बीडी बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों से ही इक्विलिब्रियम को आप अटेन्स कर सकते हैं, दोनों जगह से आ सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिफ्थ पॉइंट भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। देयर विल बी, है ना, इसको भी आप लिख लीजिए आप, देयर विल बी no effect, there will be no effect of addition of catalyst in equilibrium, ठीक है। there will be no effect on लिख लो, ठीक है, there will be no effect on equilibrium, there will be no effect on equilibrium after, ठीक है, after adding a catalyst, एडिंग ए कैटालिस्ट। अगर आप कोई कैटालिस्ट डाल देते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। बस इतना होता है कि जो इक्विलिब्रियम आपका पहले, यहां पे देखो कैटालिस्ट जब हम डालते हैं, इस ग्राफ से समझ लीजिएगा, कैटालिस्ट डालते तो क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना था वो कुछ पहले हो जाता है। जैसे कि ये जो रेड नजर आ रहा है ना आपको, ये कब हुआ है, यहाँ पे देखो यहीं से आपकी इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कब हुआ है, जब आपने कोई कैटालिस्ट डाला है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में बनना था वो 5 मिनट में बन जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का यहाँ पे हो सकता है, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है भाई। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, हमने कुछ ये बातें बेसिक ग्राफ वगैरह पढ़ लिया। अब सीधा टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एंड यहाँ से हमारे भाई टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो टॉपिक है आपका लॉज ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ मास एक्शन। ये हमें क्या कहेगा भाई, इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ते हैं।
लॉज ऑफ मास एक्शन, और यहीं से आपका बेस तैयार हो रहा पूरा इक्विलिब्रियम का, तो लॉज ऑफ मास एक्शन। तो भाई ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था, ठीक है, और ये स्पेशली वैलिड होता है भाई, लॉज ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में ही हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का होना। तो इस लॉ ने क्या कहा भाई, यहाँ पे ये जो लॉ दिया है इसने कुछ अपना कुछ पोस्टुलेट्स दिए होंगे, कुछ थ्योरी दी होंगी, तो क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए क्या है यहाँ पे भाई, इसको नोट करते हुए, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पे हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, देखिएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसका, रेट ऑफ, देखिए यहां से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एंड दूसरा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, rate of backward reaction is directly proportional to and is directly proportional, ठीक है, directly proportional to product, is directly proportional to product of active mass of product of active mass of प्रोडक्ट। तो ये बात बोली थी हमारे भाई किसने, लॉज ऑफ मास एक्शन के द्वारा हम इस बात को जान पाए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, आपने ये A प्लस बी लिया, तो दीज आर रिएक्टेंट A प्लस बी, इससे मान लीजिए कि आपको मिला C प्लस डी, इससे आपको क्या मिला, C प्लस डी मिला, तो ये मान लो आपके रिएक्टेंट है यहाँ पे। हालांकि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, जो थोड़ी सी देर के बाद, लेकिन इनिशियली आप कुछ तो लेते हैं ना, किसी की रिएक्शन तो करवाते हैं, तो ये आपका होते हैं भाई यहाँ पे रिएक्टेंट, एंड ये होते हैं आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, लॉज ऑफ मास एक्शन ये बात बोलता है कि जो RF होगा, RF समझे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, जो आपका एक्टिव मास होता है ना भाई, ये होता क्या है मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, एक्टिव मास क्या होता है मैं अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना इसकी। तो वो क्या होता है भाई, इसको इस तरीके से हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन is directly proportional to, rate of forward reaction is directly proportional to active mass of product of reactant। तो ये मैंने लिखा। दूसरा मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, RB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट है C और D का, ठीक है। अब इस डायरेक्टली को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट भी यूज कर लेते हैं भाई, तो इससे जो कांस्टेंट यूज करेंगे उससे हम देखना क्या लिखेंगे, RF जो हो गया वो आपका होता है KF, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, KF क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड यहाँ पे हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं KB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना भाई, बैकवर्ड रिएक्शन, ये बात समझ में आया, ठीक है। KF एंड KB आर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, देयर वैल्यू चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपको KF नजर आता है, KF वो होता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या होता है आपका रेट कांस्टेंट फॉर, FR का मतलब समझ जाना भाई फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड KB जो होता है यहाँ पे वो होता है भाई आपका रेट कांस्टेंट RC फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये बात और ध्यान में रखना कि ये जो दोनों होते हैं ये दो चीजों से चेंज होते हैं भाई, ठीक है, चेंज ओनली विद टू थिंग्स, चेंज ओनली विद दो चीजों से ये चेंज हो जाते हैं, एक तो आपका टेम्परेचर से चेंज होते हैं, और टेम्परेचर वाला रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो टेम्परेचर एंड दूसरा आपका कैटालिस्ट, स्पेशली टेम्परेचर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपका इस प्रकार से होते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या पढ़ाया आपको,
इक्विलिब्रियम पे क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो जाते हैं, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूं यहां पे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पे ये होता है कि जो आपका रेट ऑफ एफ होता है एंड जो आपका रेट ऑफ बी होता है वो दोनों सेम हो जाते हैं। तो इनको सेम पुट करो यहां से, तो मैं इसको लिखूंगा आपका के एफ इंटू में ए इंटू में बी। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा के बी, यहां पे लिखूंगा सी इंटू में डी। तो अब मैं क्या यहां से ये लिख सकता हूं कि जो मेरा के एफ है एंड जो मेरा के बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी का प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी का प्रोडक्ट। समझ में आई क्या बात, समझ में आ रही है या नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, ये हो गए। तो यही इसी को हम किसके इसको बोला जाता है भाई, ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दो ये जो सॉरी रेट है ना, ये तो आपका भाई रेट कांस्टेंट है ना, ये दोनों रेट कांस्टेंट है, बट इन दोनों का जो रेशो होता है वो कहलाता है के इक्विलिब्रियम। वो क्या कहलाता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वो तो रेट कांस्टेंट थे, ये दोनों तो रेट कांस्टेंट थे, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट, बट दिस इज ये जो आया है के इक्विलिब्रियम, इसको बोला जाता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली टेम्परेचर से चेंज होता है, याद रखिएगा, है ना। इसका बस एक ही खास बात है इसकी, एक ये क्या कि ये सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है ना। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट दोनों से चेंज हो जाते हैं, बट ये ओनली चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओनली चेंज विद टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज होता है। तो ये बात आप यहां पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम आपका किसके इक्वल आ गया यहां से, तो अगर आप यहां पे इन जनरल लिखना चाहते हैं तो के इक्विलिब्रियम आ गया एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के जो एक्टिव मास का प्रोडक्ट है और डिवाइड कर देंगे जो एक्टिव मास का प्रोडक्ट है रिएक्टेंट का, वही हमारा क्या होता है के इक्विलिब्रियम होता है। वही हमारा क्या होता है भाई, के इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आया। जैसे एक दो रिएक्शन का लिख के देख लेते हैं भाई। मान लो अगर आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछे कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बताइएगा क्या होता है, तो मान लो यहाँ पे आपसे कहा कि 2A प्लस में B इज गिव्स 3C प्लस में D। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए भाई वैसे तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, बड़े मतलब है ना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से क्या लिखेंगे के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब C की अगर C के आगे 3 है तो इसकी पावर 3। कोई बच्चा अगर ये भी पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका भी रीजन हो सकता है। ठीक है, आप इसको 3 बार C लिख लो। अगर आप 3 बार C लिखोगे तो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का एक्टिव मास C करोगे तो वो C का क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे A का 2 एंड B आ जाएगा ये। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लिए। अभी मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं। जैसे एक और रिएक्शन लिखते हैं, N2 गैस है ना, N2 गैस प्लस में आपका 3H2 गैस, ये वाली रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी, अगर आपने सिर्फ ये एरो दिखा दी तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखना चाहें तो भाई ये भी आपका क्या होगी रिवर्सिबल, एंड यहाँ से आपका 2 अमोनिया गैस आपको मिलेगा अगर आप इसका के इक्विलिब्रियम लिखना चाहते हैं। हालांकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका कैसे लिख सकते हैं भाई, अमोनिया गैस का स्केयर, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम N2 गैस N2 का, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2 का क्यूब। ये रहा। अब हम इस थोड़ा सा एक्टिव मास के बारे में जानते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा किसके बारे में जानते हैं, इस एक्टिव मास के बारे में जानते हैं कि ये एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास क्या होता है भाई, जो हम यूज कर रहे हैं लॉज ऑफ मास एक्शन में, जो एक्टिव मास का यूज हो रहा है वो बेसिकली क्या होता है, मास विच इज एक्टिव और मास विच फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं भाई, है ना, मास विच इज एक्टिव, दो डेफिनेशन है इसकी, मास विच इज एक्टिव, या इसी का दूसरा मीनिंग अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें या और करके आप देख लीजिए, मास विच फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप क्या भी लिख सकते हैं, मास विच फर्स्ट पार्टिसिपेट
इन दी रिएक्शन, जो आपका पहले पार्टिसिपेट करेगा वो, ठीक है। तो ये जो एक्टिव मास है ना, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से ये बिहेव करता है। जैसे भाई सबसे पहला जो केस यहाँ पे ये हो सकता है आपका, सबसे पहला जो केस हो सकता है वो ये हो सकता है सोल्यूट इन दी सॉल्यूशन। अगर आपके पास क्या हो, कोई सोल्यूट हो, यहाँ पे सोल्यूट इन दी सॉल्यूशन, कोई सोल्यूट डाल रखा हो, किसी सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट डाल दिया हो, है ना। स्पेशली जैसे एक्वस रिएक्शन हो गए भाई, एक्वस रिएक्शन में क्या करते हैं, पानी एज ए सोलवेंट के तौर पे होता है, उसके अंदर कोई सोल्यूट। तो ऐसे केस में जो सोल्यूट का एक्टिव मास होता है, ऐसे केस में जो सोल्यूट का एक्टिव मास होता है वो हम डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन से। किससे डिफाइन किया जाता है भाई, वो किससे डिफाइन किया जाता है एक्टिव मास ऑफ सोल्यूट, तो वो मोलार कंसंट्रेशन से, किससे, मोलार कंसंट्रेशन से डिफाइन करते हैं। यानी कि उसका मतलब होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसका मतलब क्या होता है भाई, मोलार कंसंट्रेशन का मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन। सिंपली इसको बार बार कंसंट्रेशन लिखेंगे तो इसको आप दो तीन तरीके से दिखा सकते हो भाई। मोलार कंसंट्रेशन को यानी कि मोलैरिटी, इसको आप दूसरे वे में बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप इसी को मोल्स को क्या लिख सकते हो, गिवन वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट बाई में वॉल्यूम। और आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम हो तो उसे हम डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो ये हो गया भाई आपका डेंसिटी बाई मोलार मास, क्या हो गया, डेंसिटी बाई मोलार मास। तो ये तीनों ही हम यूज करते हैं भाई, इसके लिए ये तीनों ही हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो डेंसिटी वो आपने लेनी ग्राम पर ml में, ठीक है, ग्राम पर ml। तो देखिएगा सोल्यूट जो होता है, अगर वो एक्वस रिएक्शन है, एक्वस मतलब कोई सोल्यूट है सोलवेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे उसका जो एक्टिव मास होता है वो मोलार कंसंट्रेशन होती है। मास पर यूनिट, मास नहीं सॉरी वॉल्यूम लिखो इसको, है ना, मोल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम। तो इसको आप चेंज करके मास की जगह वॉल्यूम लिखिए, मोल लिखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, मोल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास वहां पे क्या हो जाता फॉर गैसियस रिएक्शन, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए एक्टिव मास क्या होगा, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि वहां पे देखिए जो गैस रही होगी, कोई गैस रही होगी, उसके लिए क्या हो सकता है कि उसका मोलर कंसंट्रेशन भी डिफाइंड हो सकता है एंड पार्शियल प्रेशर भी। तो क्या हो सकता है यहाँ पे आपका मोलार कंसंट्रेशन भी डिफाइन की जा सकती है एंड यहाँ पे एक गैस का एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर भी होता है भाई, एक गैस का पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे होता है। तो मोलार कंसंट्रेशन तो वही हो जाएगी भाई, यहाँ पे N/V लिख दो इसे, या फिर आप जो है W/M/V लिख दो, या फिर आप इसे D/M लिख दो। ये तीनों का ही एक मतलब होता है, ठीक है ना, समझ में आई। पार्शियल प्रेशर जो होता है भाई उसको हम P से डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करेंगे। और हमें यह भी पता भी होता है कि जो आपका PV = nRT होता है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर N/V लिख दूं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, CRT के इक्वल हो जाता है। तो यहां से जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी भाई तीसरा पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा कि एक्टिव मास ऑफ, है ना, इंपॉर्टेंट है, एक्टिव मास, तीसरे का भी काफी यूज लिया जाता है। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, है ना, एज वेल एज सोलवेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, एज वेल एज सोलवेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सोलवेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्टिव मास, किसका एक्टिव मास, या तो प्योर सॉलिड हो या फिर वो लिक्विड हो, एज ए यहाँ पे लिक्विड हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन टेकन एज वन, टेकन एज वन, यानी कि अगर आपके पास प्योर लिक्विड हो या फिर प्योर सॉलिड हो तो उसका जो एक्टिव मास होता है वो 1 मानते हैं, उसका जो एक्टिव मास होता है वो 1 मानते हैं, उसका जो एक्टिव मास होता है वो 1 मानते हैं। बताइए समझ में आया या फिर नहीं समझ में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपके पास एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो, हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट फेज वहां पे रहे, ठीक है, सॉलिड भी और गैसेस भी, तो वहां पे सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड की जो एक्टिविटी माननी है, उसका जो मास, जो एक्टिव मास मानना है वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं भाई, वो कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि भाई हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, तो मेजरली भाई 3 टाइप के पढ़ेंगे, जिनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, तीसरे का भी यूज देख लेंगे कि तीसरे से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो सबसे पहला हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं भाई केसी, आपने ये सुना होगा जरूर। सबसे पहला जो हम डिफाइन करेंगे वो होता है केसी, इसे बोला जाता है, यहाँ पे के का मतलब तो कांस्टेंट हो गया भाई, के का मतलब कांस्टेंट हो गया, एंड सी का मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब कंसंट्रेशन, जहां पे आप एक्टिव मास को इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा इसका मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जहां पे आप एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं वही आपका क्या बन जाता है, व्हेन एक्टिव मास आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टर्म्ड एज केसी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं व्हेन एक्टिव मास, ठीक है, when active mass is expressed as, when active mass is expressed as a, है ना, expressed in the term of concentration, ठीक है, in the term of concentration, when active mass is expressed as in the term of then equilibrium constant, then equilibrium, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक्सप्रेस एज केसी, एक्सप्रेस एज केसी के टर्म में हम उसे लिखते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर एक्वस रिएक्शन एंड रिएक्शन इन गैसियस। ठीक है, ये दोनों के लिए ही डिफाइन किया जा सकता है भाई, ये आपका एक्वस रिएक्शन के लिए भाई डिफाइन किया जाता है केसी, एंड ये आपका गैसियस रिएक्शन के लिए भी डिफाइन किया जाता है ना, एक्वस और गैसियस दोनों के लिए ही डिफाइन किया जाता है आपका केसी को। ठीक है, अब अगर बात करें जी, देखिए कैसे ज्यादातर केसेस में ऐसे दिखाई देता है ये कुछ आपका, कि यहाँ पे आपने लिया I2 गैस, यहाँ पे आपने लिया I2 गैस, इसकी रिएक्शन मान लो आपने, या एक्वस ले लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे आपने लिया I2 एक्वस प्लस में यहाँ पे आपने ले लिया भाई, है ना, जैसे कि I नेगेटिव एक्वस, और इसकी आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गया यहाँ पे मतलब रिवर्सिबल I3 नेगेटिव एक्वस। इसके लिए अगर आपको डिफाइन करना हो तो यहाँ पे केसी डिफाइन कर देंगे भाई हम, तो केसी क्या हो जाएगा आपका, केसी हो जाएगा आई एक्टिव मास, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ I3 नेगेटिव, डिवाइड कर देंगे इसको कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव से एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 से। अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में दिखा रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, जहां पे सेम फेज होता है भाई ऐसी रिएक्शन को होमोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं। जहां पे सेम फेज होता है ऐसी रिएक्शन को होमोजीनियस रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे होमो एंड आपका होमो और हेट्रो दोनों पॉसिबल हो सकती है। जैसे अगर आप ये वाला एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, जब आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है, तो ये भी मैंने बताया था कि जो आपका बेसिकली इसको रिवर्सिबल लिख लेते हैं भाई पहले, हालांकि डीकंपोजिशन रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल है ये आपका। तो यहाँ पे CaO ये सॉलिड होता है एंड CO2 यहाँ पे गैस होती है। अगर अब इसके लिए कैसे डिफाइन करें तो वो क्या होगा, तो आपको एक बात पहले ही बोल दी गई थी कि जब भी आपका प्योर सॉलिड हो तो उसकी एक्टिव मास को 1 मानते हैं, उसके एक्टिव मास को 1 मानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि भाई देखिए जो CaCO3 का जो एक्टिव मास होगा वो 1 मानेंगे, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसे हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में। तो अब सेकंड टाइप का जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहीं से। सेकंड टाइप का जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, वो अभी मैं जस्ट आपको यहां से बता रहा हूं। तो सेकंड टाइप का जो हो जाएगा भाई आपका इक्विलिब्रियम, वो हो जाएगा, देखिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये आपका यहाँ पे एफर्ट्स लगा दिया भाई। ना भाई ना, ये तो बात बनी नहीं, चलो कोई नहीं, बन जाएगी यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ये हमारा सेकंड टाइप का भाई, ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, ये हमारा सेकंड टाइप का कौन सा, Kp। क्या करेंगे इसको भाई, ये हो जाएगा हमारा Kp। क्या हो जाएगा भाई? Kp। अगर मैं Kp की बात करूं भाई, यहाँ K का मतलब कॉन्स्टेंट और P का मतलब प्रेशर। P का मतलब क्या होता है भाई? प्रेशर, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर।
P का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, P का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। P का मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड एंड, है ना, व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड एज, या आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, ओनली दोज रिएक्शन शो करती हैं इसको जहां पे आपका एटलीस्ट वन गैस हो, ठीक है, कम से कम एक गैस वहां पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये वाली कंडीशन लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए भी ये हो जाता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन गैस इन दी रिएक्शन, ठीक है, जो आपकी रिएक्शन हो कम से कम एक गैस होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो डिफाइन करेंगे हम केपी को। गैस होगी तभी तो उसका कुछ प्रेशर होगा, अगर वो होगा ही नहीं तो फिर कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम एक वहां पे गैस का होना बड़ा जरूरी है। तो क्या इस एग्जाम्पल के लिए डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी इस एग्जाम्पल के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस ही नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, हमारा N2 गैस प्लस में 3H2 गैस, N2 गैस प्लस में 3H2 गैस, एंड ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2NH3 गैस के अंदर। तो अगर इसका Kp लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसका Kp लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, तो Kp हो जाएगा भाई आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर हो जाएगी 2, नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा Kp, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, Kp हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बता दे जल्दी से। उसके बाद तीसरा होता है भाई, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, तीसरे टाइप का जो होता है वो भी पढ़ लेते हैं। उसको हम डिफाइन करते हैं भाई Kx से, जो तीसरे टाइप का होता है उसको डिफाइन किया जाता है Kx से। तो ये भी आपका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। सेम यहाँ पे K का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट, K का मतलब क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, एंड X का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। X का मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, जहां पे आप एक्टिव मास को इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वहां पे। तो ये भी आपका भाई, ये भी ज्यादातर आपका गैसियस रिएक्शन के लिए, जर्नली ऐसा देखा जाता है कि ये आपका गैसियस रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि आपको गैसियस स्टेट में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है भाई। गैसियस स्टेट में क्या फार्मूला पढ़ाया जाता है आपको, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर वो इक्वल होता है आपका मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर के, पीटी बोले तो टोटल प्रेशर। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला फार्मूला ध्यान में रखिएगा। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, उसके इक्वल ये होता है, इसका यूज करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, मान लो ये अगर ए आपका ए गैस है और ये अगर आपका कन्वर्ट हो रही है बी गैस के अंदर, ए गैस बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए Kx अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड नीचे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो दिस इज अवर K, दिस इज अवर Kx हो जाएगा, ये हमारा Kx हो जाएगा, ठीक है ना भाई, कर लोगे अब आप। तो कुछ रिएक्शन है जिनका हम Kp Kc लिख के देखते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है जिनका Kp Kc दोनों लिख के देखते हैं भाई। मान लीजिए ये आपका वाटर लिक्विड है, और वाटर लिक्विड ये आपका रिवर्सिबल हो गया किसके अंदर, वाटर गैस के अंदर। वाटर गैस बोले तो वेपर, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ये बताओ, क्या Kc डिफाइन किया जा सकता है, यस। क्या होगा इसका Kc, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, क्यों, क्योंकि प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड की तो 1 मानते हैं, उसका एक्टिव मास, उसकी कंसंट्रेशन तो 1 मानते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे। एंड अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो Kp, तो क्या लिखूंगा भाई, कम से कम एक गैस इन्वॉल्व होनी चाहिए, बिल्कुल, तो वो लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या Kx डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन ऑफ X डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं भाई। ये एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है, ठीक है। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमने लिया लिक्विड यहाँ पे भाई, ठीक है। ये हमने लिक्विड नहीं, एक्वस ले लो, ठीक है। इसको हमने लिया एक्वस, प्लस में वाटर हमने लिया यहाँ पे, ये भी हमने लिया लिक्विड की फॉर्म में, और इससे हमें क्या मिलता है भाई, एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है। एसिटिक एसिड मिलेगा एंड इथेनॉल मिलेगा, तो ये भी एक्वस की फॉर्म में मिलेगा, एंड C2H5OH ये भी हमें एक्वस की फॉर्म में ही मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, वाटर नहीं आएगा भाई Kc के,
क्यों, क्या यहाँ पे Kp डिफाइन किया जा सकता है? नहीं भाई, इसके लिए Kp डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी गैस इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा? तो भाई वही है, यहाँ पे एक तो ये एक्सेस में प्रेजेंट होता भाई, अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। और दूसरा लिक्विड हो गया, इसकी तो वन ही मान के चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ थी। कल हम आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन Kp, Kc एंड Kx, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब ये कल की क्लास भी आपकी बेसिक क्लास रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस क्लासेस की तरफ बढ़ते जाएंगे भाई। तो काफ़ी अच्छे से आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, और कोई भी डाउट आए तो आप क्लासेस में पूछ ही सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और भाई जो भी बच्चे आपके कोई फ्रेंड अगर IIT JAM 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फ्यूचर में जो MSc एंट्रेंस होने उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताइए। काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी लाइव कोर्स रहने वाला है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुड इवनिंग।